जय हिंद साथियों, द शील्ड आईएएस में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से मैं लेक्चर अपलोड नहीं कर पा रहा था। एक तो बीच में रक्षाबंधन आ गया था और कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से एक दो दिन मिस हो गया था। हालांकि आज उन सारे जो मैंने प्रश्न दिए थे और जो आपका संडे का एसे था, उन सबको आज एक ही वीडियो में मैं कवर करूँगा। ये वीडियो थोड़ा सा जो है लंबा होगा। लंबा इसलिए होगा क्योंकि एक एसे को डील करना है और एसे का एक्सप्लेनेशन करने में थोड़ा समय तो लगेगा ही, उसको समझाने में, उसका फॉर्मेटिंग बना करके देने में। फिर मैंने जो आंसर मॉडल आंसर लिखा हुआ है, मॉडल नहीं बोल सकते हो, मतलब ये बहुत पहले मैंने लिखा हुआ था, तो वही है। आप इससे समझ पाएंगे कि किस अकॉर्डिंग हमें ऐसे को अरेंज करके लिखना होता है। फिर मैं आपको वर्तमान के साथ जोड़ करके बताऊंगा कि उसमें और किस तरह से इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। ये हो गई। तो आप धैर्य बना करके इस वीडियो को अपना प्यार दें, आपको इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समय का बर्बादी नहीं करेंगे। कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए अलग से करके रखा हुआ है ना, वो समय के साथ आपको देखने को मिलेगा और उनका लाभ भी आपको मिलेगा। ये जो ऐसे है, देखिए ऐसे आपका है कि यदि आप दुनिया में बदलाव की आकांक्षा रखते हैं तो आपको दुनिया से अलग दिखना होगा। आपको मैंने पिछले बार सिलेबस के बारे में बताया था कि 250 अंक का आपका यूपीएससी में मेंस वाले पोर्शन में ऐसे पूछा जाता है, जिसमें दो सेक्शन ए और बी होगा। एक से भी एक, सेक्शन ए से भी एक करना अनिवार्य है और सेक्शन बी से भी एक प्रश्न करना अनिवार्य है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन होते हैं चॉइस करने का और आपको इतने शब्दों में, 1000 से 1200 शब्दों में आपको लिखना होता है। लगभग ऑलमोस्ट 10 से 12 पेज के आसपास वहाँ पर आपको मिलेगा। मतलब एनफ स्पेस होता है आपको किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। मतलब यहाँ पर आपको ऑप्शन होता है चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए। तो आप यहाँ पर ये समझिए कि यदि आप दुनिया में बदलाव की आकांक्षा रखते हैं, अब तो आपको दुनिया से अलग दिखना होगा। इसका तात्पर्य क्या है? सबसे पहले ना, निबंध को लिखने के लिए सबसे पहले आपको उसका अर्थ पता होना चाहिए। ये जो टॉपिक है इसका अर्थ क्या है, और जब आप इसका अर्थ समझ लेंगे ना, तो फिर इसका जो डायमेंशन है, इस डायमेंशन को आप आसानी से खोल पाएंगे अलग अलग क्षेत्रों में। डायमेंशन मैंने पिछले एसे में आपको बताया हुआ है। जो इस बार नए देख रहे हैं उसके लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है यूट्यूब चैनल पे, द शील्ड आईएएस पे। वहाँ पर आप जा कर के देखेंगे, एसे का अपना एक अलग प्लेलिस्ट है, तो उसमें आप देख लीजिएगा। तो अब सबसे पहले तो आप ये समझिए कि एक शब्द यहाँ पर है आपका आकांक्षा, है ना। इस वर्ड को आप देखिए यहाँ पर, ये आकांक्षा शब्द जो है, इस आकांक्षा का अर्थ क्या है? देखिए आकांक्षा क्या होता है, इसका तात्पर्य क्या है कि ये एक तरह का भावना है। कैसी भावना है? तो प्रबल भावना है। पर भावना क्या होगा? तो जिससे कुछ प्राप्त करना है, जिसमें कुछ चाहने की अभिलाषा है, कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करना है उसे। इसी प्रबल भावना को हम लोग क्या बोलते हैं? आकांक्षा बोलते हैं। आई थिंक ये सब समझ में आ गया आकांक्षा क्या होता है। अब यहीं पर आप समझिए थोड़ा सा कि अब इस ऐसे में देखिए लिखा है दुनिया में बदलाव की आकांक्षा। अब किस तरह का आप बदलाव चाहते हैं? व्हाट? क्वेश्चन मार्क। आप खुद से प्रश्न पूछिए यहाँ पर कि हमें किस तरह से बदलाव चाहिए। क्या दुनिया में बदलाव करके हम समाज के ऊपर किस तरह से प्रभाव डाल सकते हैं? क्योंकि दुनिया में बदलाव लाने का मतलब क्या हुआ, आप ये समझिए पहले। दुनिया में बदलाव लाने का मतलब ये हुआ कि समाज के ऊपर उसका किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है। अब समाज के ऊपर हो सकता है सकारात्मक प्रभाव भी पड़े, नकारात्मक भी प्रभाव पड़ सकता है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए परमाणु बम बनाया, न्यूक्लियर बम जब बनाया, तो उसके तुरंत बाद हम उसका सामाजिक नकारात्मक प्रभाव भी देखते हैं, जबकि उसको दुनिया में बदलाव की आकांक्षा के लिए उसको बनाया गया था, अगर एज ए एनर्जी उसको यूज किया जाए। लेकिन उसका यूज किस तरह से हुआ? विध्वंसक के रूप में हुआ। तो दुनिया में आप किस तरह का बदलाव चाहते हैं, सकारात्मक या नकारात्मक, और इसका समाज पे किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है? ठीक है, तो ये हुआ दुनिया में बदलाव। तो आप अब प्रश्न यहाँ पर खुद खड़ा करिए और आप सोचिए कि कितने तरह का अलग अलग क्षेत्र में बदलाव की आवश्यकता है। ठीक है, और इस बदलाव को पूरा करने के लिए कैसे हमें दुनिया से अलग दिखना होगा। दुनिया से अलग दिखने का मतलब क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी विशिष्टता सिद्ध करनी पड़ेगी। अब विशिष्टता क्या है
कि आपको अलग दिखना पड़ेगा। अलग दिखने का मतलब क्या हुआ कि जो समाज में आपका प्रचलित मूल्य है या जो व्यवस्था है, आपको उसका प्रतिकार करना पड़ेगा, आपको उसका विरोध करना पड़ेगा, उसके खिलाफ जाना पड़ेगा और कुछ नयापन लाना पड़ेगा। यही है बदलाव की आकांक्षा, और बदलाव की आकांक्षा ही आपको दुनिया से अलग। अब जब आप ये करेंगे तो आप क्या होंगे, दुनिया से अलग दिखेंगे, और यही दुनिया से अलग दिखने में आप जो है दुनिया पर, व्यक्ति पर, समाज पे आप गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। और जो पारंपरिक सोच है, उस पारंपरिक सोच से निकल करके आप यथास्थिति जो उस समाज में उपस्थित है उसको आप चुनौती दे सकते हैं, या चुनौती देने के लिए आप तैयार रहेंगे। ये है आपको दुनिया से अलग दिखाने का तरीका, आप दुनिया से अलग दिख सकते हैं। ठीक है, आई होप निबंध का अर्थ मैंने आपको समझा दिया होगा कि निबंध का अर्थ क्या है, और आप इस चीज़ को भली बातें समझ भी गए होंगे। चलिए, इसके बाद जो है आपको यहाँ पर कुछ और चीज़ें के बारे में समझना पड़ेगा। अरे एक मिनट, क्या हो गया ये। तो अब यहाँ पर आप समझिए कि अब यहाँ पर कोई भी निबंध लगते हैं तो उसका 3 पार्ट होता है। एक तो आपका होता है भूमिका, दूसरा होता है मुख्य भाग, ठीक है, और तीसरा होता है आपका निष्कर्ष। तो इसको कैसे लिखें? अब मुख्य भाग में जैसे मैंने कहा था, आप किसी उदाहरण से, किसी कोटेशन से, किसी कहानी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने जो निबंध लिखा हुआ है इसी का, वो मैंने एक कहानी से स्टार्ट किया हुआ है, बट मैं आपको यहाँ पर अलग तरीके से बता रहा हूँ। आप जो है इसके भूमिका में आप एक कहानी का उपयोग करिए, और वो कहानी आप राइट्स बंधु जो है आप उसके बारे में बता सकते हैं। आप बताइए कि किस प्रकार से राइट्स बंधु जो थे उन्होंने मनुष्यों को आकाश में उड़ने की आकांक्षा, उनका जो आकाश में उड़ने की आकांक्षा था, उन्होंने साकार किया, और उनकी इस पहल ने विमान बनाया, और विमान बना करके एक पूरा क्रांति ला दिया इस क्षेत्र में। ठीक है, फिर अब जो है जब इस तरह से आप कहानी लिख देंगे तो लिखने के बाद आपको मुख्य भाग से उसको जोड़ना पड़ेगा। जब आप मुख्य भाग में जो भी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, पहले उसको परिचय के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, और परिचय के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको कुछ प्रश्न उठाना चाहिए। अब प्रश्न अलग अलग आयाम पे आपको लिखना पड़ेगा। तो आप उस कनेक्टिंग पॉइंट पे आप बता सकते हैं इस तरह से कि आकांक्षा से क्या तात्पर्य है, क्वेश्चन मार्क, फिर लग ले किसी व्यक्ति को आकांक्षा क्यों होती है, इस तरह का प्रश्न उठाइए, फिर क्वेश्चन मार्क लगाइए, फिर अगले पॉइंट में आप बताइए कि कोई व्यक्ति दुनिया में बदलाव की आकांक्षा क्यों रखता है, किस तरह बदलाव वांछनीय है, दुनिया को कैसे बदला जाए, दुनिया को बदलने की आकांक्षा रखने वाले व्यक्ति के लक्षण क्या है, वो कैसे दुनिया से अलग दिखते हैं, कैसे प्रयास करने की आवश्यकता होती है उसे। इस तरह के कई सारे आप प्रश्न उठा सकते हैं ताकि आप मुख्य भाग के साथ भूमिका को कनेक्ट कर सकें। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। फिर जो है आप मुख्य भाग में अलग अलग क्षेत्र के एग्जाम्पल के साथ जिन्होंने परिस्थितियों को चुनौती दिया, और परिस्थिति को चुनौती दे करके उन्होंने समाज में अपना एक अलग छाप छोड़ा, अलग छाप छोड़ करके दुनिया से वो अलग दिखा भी, आप उनका एग्जाम्पल दीजिए। अब एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आपने जीएस में इसको बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है। मैंने जो हालांकि लिखा हुआ है वो अलग डायमेंशन पे है, बट मैं आपको अलग तरीके से सिखा रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने लिखा हुआ है वो तो है ही, वो तो आप पढ़ेंगे। मैं अभी जो सिखा रहा हूँ वो आपको अलग तरीके से सिखा रहा हूँ। आप बताइए कि गांधी जी ने अहिंसक तरीका अपना करके किस तरह से परिस्थिति को, उस तत्कालीन समय में जो व्यवस्था अहिंसक मतलब जो ब्रिटिशर्स ने अपना करके रखा था, उनको चुनौती दिया, और चुनौती दे करके अंततः भारत को स्वतंत्रता में कन्वर्ट कर दिया, स्वतंत्र करा दिया। मलाया यूसुफजई का एग्जाम्पल दीजिए, आपने कहानी पढ़ा होगा, पाकिस्तानी शिक्षा कार्यकर्ता के रूप में मलाया यूसुफजई, और उसको बाद में फिर नोबेल पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया, मिला भी। तो आप उसके बारे में बताइए। फिर नवाचार के क्षेत्र में आप बताइए, अंबेडकर का जो वो विचार था, उन्होंने जातिवाद व्यवस्था को चुनौती दिया, और जो दलित जाति थे उनके उभार के लिए, लोकतांत्रिक में उसका समावेशन के लिए किस तरह से उन्होंने अपनी भूमिका अदा की, और वो दुनिया में जो उनके अंदर जो ये बदलाव करने की आकांक्षा थी, उन्होंने ही उसको दुनिया से अलग दिखना होगा, और वो अलग दिखे। तो इस तरह से अब अलग अलग तरीके से अब बीच में कनेक्टिंग
कनेक्टिंग उदाहरण, कविता या इन सारे चीज़ों का यूज करते जाइए, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या लिखना होगा, निष्कर्ष लिखना पड़ेगा। और निष्कर्ष में आप चुनौती देने वाले जो लोग हैं उनके विशिष्टता और उन पे प्रकाश डाल करके आप उनके साहस के बारे में बताइए। फिर कुछ सकारात्मक मतलब कोटेशन के साथ आप इसको क्या कर सकते हैं, सम अप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गया आपका फॉर्मेशन, आपको मैंने बता दिया कि कैसे यूज करना है। अब जो मैंने लिखा हुआ है आप उसको देखिए और यहाँ से आपको चीज़ें समझ में आएगा कि मुझे कैसे लिखना है। जैसे देखिए, यदि आप दुनिया में बदलाव की आकांक्षा रखते हैं तो आपको दुनिया से अलग दिखना होगा। ये आपका ऐसे है और ये मैंने लिखा हुआ है। एक बार एक जंगल में आग लग गई थी। फैलती आग को देखकर एक चिड़िया पास वाली नदी से अपनी चोंच में पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास करने लगी। यह सब देखकर पास खड़ा बंदर उस चिड़िया पर हंसा और बोला, मूर्ख चिड़िया, तेरे आग बुझाने के प्रयास से जंगल की आग नहीं बुझने वाली। इसके बाद चिड़िया ने जो जवाब दिया उस बंदर को जो सार्थक जीवन के आधार के रूप में देखा जा सकता है। उस चिड़िया ने कहा, मेरे प्रयास से भले ही जंगल की आग शांत नहीं होती हो, परंतु जब जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तब मेरा नाम बुझाने वालों में गिना जाएगा, आग लगाने वालों में नहीं, है ना। देखिए ये किस तरह से उदाहरण है और इसको मैंने हाईलाइट भी करके रखा हुआ है, देखिए, है ना, हाईलाइट किया हुआ। तो आप भी इस तरह से जो आपका ये है उसको हाईलाइट करते रहिए, है ना। ऐसे में ये मेरा हो गया आपका, ये मेरा हो गया एक कहानी से मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। आप चाहे तो उदाहरण किसी कविता वगैरह किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यह कहानी चाहे काल्पनिक ही क्यों ना हो, परंतु विषय वस्तु के भावार्थ प्रस्तुतिकरण हेतु सारगर्भित है। और इस तरह के आपको वर्ड यूज करना पड़ेगा ऐसे में, ताकि लगे कि हाँ ठीक है। यहाँ चिड़िया ने दुनिया में जिस बदलाव की आकांक्षा रखी उसके लिए उस चिड़िया ने बाकी जंगलवासियों से हटकर कुछ अलग करने का प्रयास किया। अतः यह कह सकते हैं कि आप दुनिया में बदलाव की आकांक्षा रखते हैं तो आपको दुनिया से अलग दिखना होगा। चर्चा के संपूर्ण विश्लेषण हेतु हमें कुछ प्रश्नों, जैसे मैंने कहा कि मुख्य भाग को, परिचय को आपको मुख्य भाग से प्रश्न कनेक्ट करने के लिए आपको कुछ इस तरह के प्रश्न शैली को अपनाना चाहिए, ताकि जो आपका मुख्य भाग और परिचय है वो अच्छे से जुड़ सके। गहराइयों में जाकर ताक झांक करना पड़ेगा। हमें जानना होगा कि आखिर दुनिया को बदलाव की ज़रूरत क्यों होती है, जिसके लिए कोई आकांक्षा रखता है, और दुनिया में अलग दिखने में दुनिया बदलाव कैसे संभव है। क्या अलग दिखकर ही दुनिया में बदलाव की जा सकती है, क्या इसके साथ साथ अन्य तरीकों से दुनिया में बदलाव करना संभव है या नहीं। तो उपरोक्त सभी बिंदुओं पर क्रमवार बिंदुवत तरीके से विश्लेषण करने पर हम अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। फिर देखिए, दरअसल वर्तमान दुनिया में मानव सभ्यता के लंबे क्रम के बाद विकसित हुई है। मानव सभ्यता के समय के साथ नित कई करवटें बदली। आग, कृषि और कृषि की खोज से लेकर आज डिजिटल क्रांति तक सफ़र ने दुनिया को अनेक वांछनीय या अवांछनीय स्वरूप प्रदान किया है। दुनिया में इन्हीं विभिन्न स्वरूपों में कुछ तो मानव सभ्यता के लिए समावेशी रूप में सहयोगी होते हैं, तथा कुछ व्यवस्था ऐसी होती है जो दीर्घकाल में मानव सभ्यता पर दुष्प्रभाव डालती है। अतः इन्हीं खराब व्यवस्था को सकारात्मक रूप से बदलने की आवश्यकता होती है। एक वाक्य जो ग्रीक दार्शनिक सुकरात से जुड़ा है, से दुनिया में बदलाव की आकांक्षा रखने का अलग दिखना क्यों जरूरी है, इस प्रसंग से और भी सारगर्भित होता है। सुकरात ने जब सामाजिक समरसता हेतु तर्क के आधार पर बहुदेववाद का विरोध कर एकेश्वरवाद को स्थापित करने का प्रयास किया, तो राज्य द्वारा अपनी सत्ता को खतरा देखकर सुकरात पर देशद्रोह का आरोप लगाया एवं न्यायपालिका द्वारा मृत्युदंड के रूप में उसे जहर पीने की सजा सुनाई। तब सुकरात ने दुनिया में बदलाव हेतु अपने अलग विचारों की स्थापना हेतु जहर पीना को उचित समझा और कहा, यदि मैं जीवित रहता हूँ तो मेरे विचार मर जाएंगे, यदि मैं मर गया तो मेरे विचार जीवित रहेंगे, और मेरे लिए मेरे विचारों का जिंदा रहना जरूरी है, ठीक है। इसको भी आपको क्या करना है, इस तरह के कोटेशन को हाईलाइट करना है, ठीक है। देखिए मैं किस तरह से कनेक्ट कर रहा हूँ, किस तरह से कहानियों को जोड़ रहा हूँ, और उसके बाद धीरे धीरे मैं मुख्य भाग में इंटर कर रहा हूँ। आपको भी इसी तरह से काम करना है, सोचना है, विचारना है, फिर लिखिए। इन वाक्यों ने दुनिया को दिशा दी और कवि ने कहा कि उस प्याले में जहर था ही नहीं, वरना सुकरात मर गया होता, ठीक है। फिर देखिए, अब हमें देखना होगा कि दुनिया से अलग दिखकर कैसे दुनिया में बदला जा सकता है। क्योंकि दुनिया में अधिकांश लोगों द्वारा पारंपरिक मार्गों का अनुसरण करते हुए
जीवन जिया जाता है एवं सामाजिक संस्थानों के प्रति उदासीनता दिखाई पड़ती है, परंतु इन सभी को अलग दिखना, समस्याओं के प्रति जागृत होना व उसमें सकारात्मक बदलाव हेतु प्रयास करना। अलग दिखने वाले व्यक्ति नेतृत्व क्षमता का गुण धारण करता है, वह नवाचार के माध्यम से समस्या का समाधान व बदलाव हेतु प्रयास करता है। इस संदर्भ में इतिहास में दृष्टिपात करें तो गांधी जी का उदाहरण सामने आता है। स्वतंत्रता संग्राम के समय जब क्रांतिकारी गतिविधियों व कांग्रेस सर्वाधिक दबाव के बाद भी अंग्रेजों की नीतियों में परिवर्तन नहीं आया, तो गांधी जी ने सत्याग्रह व अहिंसा का मूल मंत्र दुनिया को दिया, जिसके आधार पर किसी भी शोषण को समाप्त किया जा सकता है। गांधी जी के इसी मंत्र के द्वारा मंडेला व मार्टिन लूथर किंग द्वारा अनुपालन करके नस्लीय भेदभाव को सफलतापूर्वक समाप्त किया। देखिए किस तरह से जुड़े। फिर चर्चा के अगले पक्ष में यह देखना होगा कि दुनिया में बदलाव हेतु क्या अलग दिखना ही जरूरी है। दरअसल समाज में स्थापित रीतियों या मानकों में बदलाव उनका विरोध करके ही किया जा सकता है, क्योंकि जो क्रमगत लंबे समय से चला आता है उसमें लोगों की गहरी धारणाएं होती है, जिसमें वे बड़े बदलाव हेतु महान पहल की ज़रूरत होती है। जिस प्रकार अम्बेडकर ने कहा, महान सत्याग्रह द्वारा दलित वर्ग को सामाजिक जलाशय से जल उपयोग करना को संभव बनाया, ऐसे में अलग दिखकर ही उन्होंने सदियों से चली आ रही भेदभाव प्रथा को बदल दिया। इसके अलावा व्यापक बदलाव हेतु तर्कवाद व बुद्धि की जागृति की भी आवश्यकता होती है। जैसे डेकार्ट ने अपने तर्कवाद में बताया कि कैसे लोगों के विचारों को खंडित करने वाले तर्क लोगों के नए विचारों को स्थापित करने में सफल रहते हैं। आज वर्तमान में सामाजिक क्षेत्र में लैंगिक भेदभाव, जातीय हिंसा, सांप्रदायिकता और धार्मिक घृणा जैसी अनेक समस्याएं हैं, जिन्हें बदलाव हेतु एक नैतिक व्यक्तिगत आकांक्षा रखता है। इन सभी समस्याओं से सामाजिक सौहार्द भी गहरे स्तर पर खतरे में पड़ जाते हैं। गौरतलब है कि ये कनेक्टिंग इस तरह से शब्दों का आपको यूज करना है अगर शांति स्थापित करने के लिए इसमें बदलाव की आवश्यकता है। ऐसे बदलाव हेतु हमें मानव में संयम, न्याय, विवेक जैसी मूल्य आधारित शिक्षा का प्रसार करना होगा। पारिवारिक तथा स्कूली स्तर पर सहिष्णुता जैसे मूल्य का प्रसार करके इन समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। आर्थिक स्तर पर नज़र दौड़ाएं तो गरीबी व असमानता के साथ भुखमरी की व्यापकता दुनिया में बदलाव की राह देख रही है। थॉमस पेटी ने अपनी पुस्तक कैपिटल में बताया भी है कि किस प्रकार पूंजीवाद मॉडल ने समाज में असमानता को बढ़ाया है। तो ऐसे समस्याओं में बदलाव हेतु नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन द्वारा अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड फैमिली में सुझाए गए समतामूलक वितरण नीति का पालन करना होगा। वर्तमान में सार्वभौमिक आय नीति, डीबीटी, प्रतिगामी कर आदि इसे समाप्त करने में सहायक हो सकते हैं। राजनीति के क्षेत्र में सभी वर्ग के प्रतिनिधित्व की मांग, राजनीति में अपराधीकरण की समस्या व राजनेताओं द्वारा जनता की वास्तविक समस्याओं के प्रति उदासीन जैसी समस्याओं में बदलाव लाना जरूरी हो गया। जिस प्रकार गांधी जी ने कहा था, बिना सिद्धांतों की राजनीति मृतदेह के समान है। जैसे विचारों व प्लेटो के दार्शनिक राजा सिद्धांत तथा कौटिल्य के राजा कर्तव्य सिद्धांत को लागू किया जा सकता है। पर्यावरण के क्षेत्र में फिर बताना है हमको, है ना। तो इस तरह से कहने का मतलब है आपको अलग अलग क्षेत्र से जोड़ करके लिखना है, ठीक है। तो ये मैं पीडीएफ जो है आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में ये रहेगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, और मैं ये टेलीग्राम पे भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा इसका। तो आप इस तरह से समझ कर दे, हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलती चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार है ना पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त थी लेकिन कि वे बुनियादी हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर में, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। आप चाहें तो इतना सा ही कोटेशन यूज कर सकते हैं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, ठीक है। आप चाहें तो इतना बड़ा ये नहीं यूज करके, बस मैंने पूरा कोटेशन वो कविता ही इसमें लिख दिया, तो आप इतना सा ही सिर्फ लिख सकते हैं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना, ये इस लाइन के साथ भी आप क्या कर सकते हैं, इसको समाप्त कर सकते हैं। अगर आप इस लाइन के साथ समाप्त नहीं करना चाहते हैं तो आपको मैं एक और लाइन देता हूँ। आप बता सकते हैं यहाँ पर निष्कर्ष में, मैं अकेले दुनिया को नहीं बदल सकती, लेकिन मैं पानी में एक पत्थर उछाल कर कई लहरें पैदा कर सकता हूँ। आप इसके साथ भी समाप्त कर सकते हैं। आई थिंक आपको इस ऐसे के बारे में समझ में आ गया होगा अच्छे से, और आप इसे अभिवार भी करेंगे अपने जीवन में लिखने में, और आपको एक प्रेरणा भी मिली होगी कि हमें कैसे लिखना है, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, आपका जो क्वेश्चन था वो ये
जीएस पेपर 1 हिंदी लिटरेचर, जो आपका सब्जेक्ट जीएस पेपर 1 है, और जो आपका हिस्ट्री का सेगमेंट चल रहा है वैदिक का, उससे ये प्रश्न है। तो उनका भी मैंने उत्तर बना करके रखा हुआ है, जो अभी आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। देखिए, पूर्व वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में धार्मिक विश्वास एवं परंपराओं में अनेक परिवर्तन हुए। मतलब जो पूर्व वैदिक काल था और बाद में उत्तर वैदिक काल में धार्मिक विश्वास और परंपरा में परिवर्तन हुआ। तो कैसे परिवर्तन हुआ उसी का विवेचना करना है, उसी के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए, वैदिक काल सिंधु सभ्यता के विघटन के उपरांत विकसित एक ग्रामीण सभ्यता थी। इसका कालखंड इतना ईस्वी तक माना जाता है। समय के साथ सामाजिक विश्वास एवं परंपराओं में परिवर्तन आना स्वाभाविक। इस काल में भी पूर्व अपेक्षा धार्मिक विश्वासों एवं परंपराओं में अनेक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ पर जो काल है आपका, इसको दो काल में बांटते हैं। एक तो 1500 से 1000, फिर 1000 से 600। ठीक है, ये हो गया अर्ली वैदिक पीरियड, ये हो गया लेटर वैदिक पीरियड, याद रखिएगा। फिर देखिए किस तरह से परिवर्तन हुआ, उसको हमें मुख्य पार्ट में पॉइंट शैली में लिखना है। याद रखिएगा, जीएस में जब भी आप आंसर लिखो तो पॉइंट शैली में लिखिएगा। देखिए, वैदिक काल में यज्ञ का प्रचलन था, परंतु समानता स्तुति गान से ही प्रधान विधि थी। हालांकि उत्तर वैदिक काल में यज्ञ समाज का मूल तत्व हो गया। अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ तथा वाजपेयी यज्ञ जैसे कई यज्ञों की चर्चा मिलती है। इस यज्ञ के साथ साथ अनेकानेक मंत्र, विधि तथा अनुष्ठान प्रचलन में प्रारंभ हो गया। ये बदलाव पहले दिखने को मिला। फिर उत्तर वैदिक काल में इंद्र की अपेक्षा प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ। ब्रह्मा, श्वेताश्वर तथा नारायण जैसे देवताओं का आविर्भाव हुआ। इस काल में विष्णु को लोग अपना रक्षक समझने लगे। अब यज्ञ समाप्ति के बाद दक्षिण में गायों, है ना, दासियों के साथ साथ सोना, कपड़ा और घोड़े आदि देने का प्रचलन समाज में बढ़ा। हालांकि इस काल में भूमि दान का भी प्रचलन आरंभ नहीं हुआ था। फिर उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड की प्रधानता के कारण पुरोहित की प्रतिष्ठा और शक्ति में वृद्धि हुआ। उपनिषद तथा कई राजाओं की प्रेरणा से प्रजा में राजा के प्रति भक्ति की भावना का प्रसार हुआ। फिर आप निष्कर्ष बताइए कि यह कहा जा सकता है कि उत्तर वैदिक काल में पूर्व की अपेक्षा पुरोहित वर्ग का प्रभुत्व बढ़ा और समाज में कर्मकांड पद्धति में वृद्धि हुई। साथ ही राजा के दैवी शक्ति की भावना का विकास हुआ। इस प्रकार समाज में पूर्व की अपेक्षा धार्मिक विश्वास एवं परंपराओं में अनेक परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। ठीक, आप भी अलग अलग पॉइंट इसमें डाल सकते हैं। चलिए देखिए, उसके बाद जो है आपको मैंने एक आपका जो हिंदी साहित्य में सिलेबस चल रहा है, और वो सिलेबस है गोदान का। तो गोदान से मैंने एक व्याख्या दी हुई थी आपको, और आपको यहाँ पर मैंने पिछले वीडियो में जो आपको ये दिया हुआ था व्याख्या के लिए प्रश्न, उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं मतलब व्याख्या को दो तरीके से लिख सकते हैं। आज मैंने वो दोनों तरीके आपके लिए लिख करके लाया हुआ हूँ, ताकि आप समझ पाएँ कि हम दोनों तरीक़ों से व्याख्या को लिख सकते हैं। मित्र बनकर रहना स्त्री पुरुष बनकर रहने से कहीं सुखकर है। तुम मुझसे प्रेम करते हो, मुझ पर विश्वास करते हो, और मुझे भरोसा है कि आज अवसर आ पड़े तो मेरी रक्षा प्राण से करोगे। ठीक है, ये यहाँ से ख़त्म कर देना है, ये वाला, ये यहाँ से बाय मिस्टेक हो गया होगा। मैंने अपना पथ प्रदर्शक ही नहीं, अपना रक्षक भी पाया हूँ। मैं भी तुमसे प्रेम करती हूँ, तुम पर विश्वास करती हूँ, और तुम्हारे लिए कोई त्याग नहीं है। जी जो मैंने है ना कर सकूं, और परमात्मा से मेरी यही विनय है कि वह जीवन पर्यंत मुझे इसी मार्ग पर दृढ़ रखे। हमारी पूर्णता के लिए, हमारी आत्मा के विकास के लिए और क्या चाहिए। अपनी छोटी सी गृहस्थी, अपनी आत्माओं को छोटे से पिंजरे में बंद करके अपने दुख सुख को अपने ही तक रख कर हम क्या असीम के निकट पहुंच सकते हैं। वह तो हमारे मार्ग में बाधा ही डालेगा। कुछ विरले, है ना, प्राणी ऐसे भी है जो पैरों में या बेड़ियां डालकर भी विकास के पथ पर चल रहे हैं। तो ये मैंने आपको लाइन दिया हुआ था, और देखिए यहाँ पर आपके लिए उत्तर तैयार है। ये देखिए मैंने लिख भी दिया है, फॉर्मेट 1। आप इस फॉर्मेट पे लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे, जैसे देखिए, पहला फॉर्मेट है, हिंदी उपन्यास परंपरा के पथ प्रदर्शक मुंशी प्रेमचंद ने मानव संबंधों को लेकर के मनोविज्ञान का चित्रण किए हैं। उन्हीं चित्रों का सुंदर अनुभव तब दिखता है जब प्रोफेसर मेहता मालती से शादी के लिए उत्कीर्ण हो गए। वहीं मालती के लिए यह संबंध संकीर्ण हो गए। इसी की प्रस्तुति उपयोगकर्ताओं का सार है। मालती कहते हैं कि आप मुझ पर सर्वस्व न्यौछावर करके मेरी हर समय रक्षा भी करोगे। मैं अपने प्रेम के प्रति एकनिष्ठ भी हूँ। यह स्वतंत्र प्रेम है कि इस
में बंदिश लगाकर मैं अपनी स्वतंत्रता खो दूंगी। वह रिश्तों के बंधन में बंधकर पवित्र रिश्ता को छोटा नहीं करना चाहती। उसका अर्थ वहाँ पर बता दिए व्याख्या में, फिर आप विशेष लिखिए। इसमें तत्सम खड़ी बोली का प्रयोग हुआ। छायावादी प्रेम की अनुभूति होती है। चाहो तो आप यहाँ पर इसमें समानता भी दिखा सकते हैं। जो जयशंकर प्रसाद का कामायनी में श्रद्धा का प्रेम है, वो भी आप यहाँ पर तुलना के लिए कर सकते हैं। भाषा के प्रवाह का सुंदर प्रयोग है। स्त्री पुरुष के संबंध का यहाँ पर विवेचना किया है। मन वैज्ञानिकता के मतलब मनोवैज्ञानिकता होगा, यहाँ पर एक छूट गया है ये, ऐसे मनोवैज्ञानिकता का चरम स्तर हमें देखने को। फिर आप इसको प्रासंगिकता आपको लिखना है इस लाइन का, अभी के समय में क्या प्रासंगिकता है। ठीक है। अब दूसरा जो माध्यम है, एक तो ये तरीका हो गया आपको लिखने का, फिर दूसरा तरीका भी आप अपनाइए। यहाँ पर अपना सकते हैं। अरे ये फॉर्मेट 1 आ गया, हाँ यहाँ पर है। ठीक है। फॉर्मेट 1 में आप इस तरह से लिख सकते हैं 2 में कि प्रस्तुत गद्यावतरण 1936 में प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास गोदान से उद्धृत है। फिर आप संदर्भ लिखिए पहले, फिर प्रसंग लिखिए। उपयोग पंक्तियों में मालती मेहता संवाद के माध्यम से प्रेम दृष्टि का सूक्ष्म अंकन प्रस्तुत किया गया है। व्याख्या फिर उसका करना है। प्रेमचंद दिखाते हैं कि जीवन में मित्रता का महत्व स्त्री पुरुष संबंधों से अधिक है। मालती कहती है कि प्रेम में विश्वास त्याग सब कुछ है, किंतु इसके बावजूद 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। बावजूद भी प्रेम में एक ऐसे रूप में बंधना जिसमें प्रेम मार्ग में ही बाधा उत्पन्न हो, कहाँ तक सार्थक होगा। फिर बताइए, भाषा सरल सहज स्थानीय विराम चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह का सार्थक प्रयोग है। प्रेम के प्रति आधुनिक नजरिया यहाँ पर दिखाया गया है। स्त्री पुरुष संबंध के मध्य या स्वतंत्रता का बंधन आज भी प्रासंगिक है। मनोविज्ञान का यहाँ पर विश्लेषण अच्छे से किया गया। ठीक है। तो आपको इस तरह से लिखने हैं। चलिए देख लेते हैं। एक का आंसर भी आया हुआ था जीएस हिस्ट्री का, तो इसको चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। पूर्व वैदिक काल की अपेक्षा, ये जो मैंने प्रश्न दिया, वैदिक काल का तात्पर्य ऋग्वैदिक काल से तथा उत्तर वैदिक काल का तात्पर्य समतामूलक से है। दोनों कालों में धार्मिक विश्वास में, जातीय धर्म ईश्वर में परिवर्तन आए। ठीक है। पूर्व वैदिक काल में बैल, सूर्य, देवी आदि का साक्ष्य प्राप्त है, लेकिन पूर्व वैदिक काल में मंदिर का अस्तित्व नहीं है। देखिए है ना, भटकाव यहीं से शुरू हो गया। और जबकि प्रश्न क्या है कि किस तरह से धार्मिक विश्वास में और परंपरा में परिवर्तन आया पूर्व वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में। ठीक है। कुछ नए देवी देवताओं अस्तित्व में आया। ठीक है। इस काल में पारिवारिक सभ्यता महत्वपूर्ण है कि तथा एक ईश्वर में माँ, पुत्र, पुत्री आदि भाई विश्वास करते थे। आपस में प्रेम, इज्जत, विश्वास था। इस काल में जाति वर्ण व्यवस्था पर नहीं बल्कि कर्म पर आधारित था। ये ठीक है। उत्तर वैदिक काल, इसमें कुछ नए देवी देवताओं का अस्तित्व में आया। ये ठीक है पॉइंट। ये चतुर्व्यवस्था पर आधारित, धर्म जाति के आधार पर वर्णित। इसमें पेड़ पौधे, मूर्ति पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। साक्ष्य वगैरह आपको नहीं बताना था, जो मैंने आपको उत्तर दिए हैं उसको देखिए अच्छे से और फिर सुधार करना पड़ेगा इसमें। ठीक है। ज़्यादा बहुत अच्छा नहीं है ये। चलिए इसी के साथ दोस्तों लेक्चर समाप्त करते हैं। आई होप आपको ऐसे भी समझ में आ गया, हिंदी लिटरेचर का व्याख्या कैसे लिखते हैं वो भी समझ में आ गया होगा, और आप हमें प्यार दीजिए। चलिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।